नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप किताब वाला देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो माफ़ी, लॉकडाउन की आपाधापियों के बीच किताब वाला आप तक कुछ देर से पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि किताबें नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन न्यूज़ इतनी ज़्यादा पढ़नी पड़ रही थी कि किताबों पर अलग से बात करने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। लेकिन अब ये शिकायत दूर हो रही है। एक नई किताब, एक नए ऑथर के साथ आपके सामने हूँ। ऑथर जिनका नाम है कमलेश सुतार, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कमलेश जी। नमस्ते सौरभ भाई, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ कमलेश। इनकी किताब आ रही है जिसका टाइटल है 36 डेज अ पॉलिटिकल क्रॉनिकल ऑफ एम्बिशन, डिसेप्शन, ट्रस्ट एंड बिट्रेयल। ये रूपा पब्लिकेशन से किताब आई है। और ये कौन से 36 दिन हैं? ये वो 36 दिन हैं जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में घटे, नतीजे आने के बाद से और सरकार बनने तक। मेरे ख्याल से 24 अक्टूबर से ये सब शुरू हुआ था। जी, 24 अक्टूबर से प्रिसाइजली ये जो नया ड्रामा शुरू हुआ था महाराष्ट्र की राजनीति में, और ये चला तकरीबन 28 नवंबर तक, यानी 28 36 को दिन। शपथ ग्रहण हुआ शाम को। अब जी, और उद्धव ठाकरे 28 ने शपथ सॉरी लेने के 28 को दूसरा शपथ ग्रहण हुआ, दूसरा जबकि शपथ एक तो ग्रहण इसके गवर्नर बीच। हाउस में हो चुका था। हाँ, हाँ, इसके बीच में इन 36 दिनों के बीच में दो शपथ ग्रहण, एक सरकार गिर चुकी थी, एक राष्ट्रपति शासन आ चुका था, और बहुत कुछ ड्रामा हो चुका था। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, एक घर के अंदर बगावत, बगावत तोड़कर लोगों को वापस लाना, इतना सारा ड्रामा इसके बीच में हो गया। अच्छा, ये बताइए कमलेश भाई कि जी। आ, अपन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं पॉलिटिकल किताबें। जी। आ, जी। मुझे इस 36 डेज की जो सबसे अच्छी खूबी लगी कि इसमें पॉलिटिकल एनालिसिस तो है ही। इसकी खूबी ये है कि हम लोग को ऐसा लगता है हाँ यार, पता तो है, सब हमारे सामने ही तो हुआ था, है ना। सरकार बनी, एक दिन सुबह उठे तो बोले अरे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली। फिर कुछ बयान आया, फिर सुप्रिया सुले का स्टेटमेंट आया, फिर किस भूपेंद्र यादव का कुछ हुआ। लेकिन जब इस किताब को पढ़ रहे थे तो वो बिल्कुल थ्रिलर जैसा फील आ रहा था। डे 1, डे 2, डे 3, और कई चीजें जो बड़ी न्यूज कवरेज में आप मिस कर देते हैं कि फलाने साहब रात को अमेजोन की जैक लाइन देख के सोए, तो सुबह देखा उठे तो उद्धव ठाकरे की 8 मिस कॉल थी। तो ये बड़ा मजेदार है। आपके दिमाग में इस किताब का स्ट्रक्चर कैसे आया? आप तो न्यूज वाले आदमी, ये थ्रिलर की तरह लिखा जैसे कोई वेब सीरीज देख रहे हो। जी सौरभ, दो चीजें थी। मतलब सबसे पहले जब ये पूरा ड्रामा चल रहा था तो बैक ऑफ द माइंड एक चीज लगातार सामने आ रही थी कि इसमें एक एक ड्रामा, कभी कभी ड्रामेटिक स्टेटमेंट आ जाता था, कोई ड्रामेटिक डेवलपमेंट हो जाती थी। तो जब एज अ न्यूज रिपोर्टर कवर करते वक्त उस चीज को बैक ऑफ द माइंड रखा था दिमाग में। लेकिन जब इस दौरान एक चर्चा हमेशा होती थी कि महाराष्ट्र में 1978 में सबसे एक इसी तरह का बड़ा राजनीतिक हादसा हुआ था, अगर हम कहें राजनीतिक घटना हुई थी, जब शरद पवार 38 की उम्र में सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे, युवा, और उन्होंने कुछ इसी अपने तरह की बगावत की। राजनीतिक गुरु को धोखा देकर। जी। तो उन्होंने उस वक्त वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर मुख्यमंत्री बने थे, और 38 साल की उम्र थी। अब 38 साल के एक युवा इतनी बड़ी बगावत करते हैं, लोगों को साथ में लेकर सरकार बनाते हैं, उस वक्त की जनसंघ सभी को साथ में लेकर पुरोगामी लोकशाही दल नाम का एक प्रयोग, जिसे आज भी महाराष्ट्र में पुलोद का एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब जब मैं ये हमेशा सोचता था पिछली बार कि इतनी बड़ी राजनीतिक घटना हुई, लेकिन इसके बारे में हम सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में पढ़ते हैं, या फिर उन लोगों से पढ़ते हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे या जिनका इनसे ताल्लुकात रहा था, तो उसमें एक बायस आ जाता है। मतलब शरद पवार ने खुद की किताब में, उनकी बुक ऑन माय टर्म्स में भी इसके बारे में लिखा है। लेकिन अब कुछ शरद पवार बता रहे तो ऑब्वियसली वो उनकी साइड से ही स्टोरी बताएंगे। शरद पवार ने एक अपने आप को न्यूट्रल। बरी करते हुए लिखा है। जी। जी। तो उन्होंने उस किताब में लिखा है, कुछ और लोगों ने लिखा है, लेकिन असलियत में क्या हुआ था एक न्यूट्रल एनालिसिस का कभी आया नहीं। और हम जैसे पत्रकार जो उस वक्त कवर नहीं कर चुके, उस वक्त तो हम नए नए 1978 का मेरा जन्म है, तो उस वक्त हम तो कुछ जानते भी नहीं थे। उस वक्त की ये घटना हम किससे जाने, लोग बताते हैं, लेकिन किताब के स्वरूप में सामने नहीं आया। तो एक चीज ये बैक ऑफ द माइंड थी, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र का राजनीतिक ड्रामा इतने दिन तक चलेगा और इतना इतना ये नाट्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। तो जिस तरह से चीजें इसमें घटी, तो कहा कि इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और शुरुआत में सौरभ जी, मैंने इसको लिखना जब शुरू किया था तो मुझे भी लगा था कि पॉलिटिकल कमेंट्री के तौर पर लिखा जाए, एनालिसिस किया जाए। 3 चैप्टर लिखने के बाद मुझे पता चला इसमें बहुत मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हम जब लोगों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो वो जो एक एनिमेटेड स्टाइल होता है, बॉस तुमको पता है ये हो गया था, वो फिर बाद में आया अंधेरे में, उनका ऐसा गुस्सा आया कि आंखों में देखा गुस्सा। तो ये सब चीजें मैंने कहा अगर हम बात करते हुए जब एक दूसरे को बता रहे हैं, उस वक्त अगर हम ड्रामेटिक स्टाइल में इसको नरेट कर रहे हैं यार, उसी में लोगों को जानने में इंटरेस्ट है। देखिए, जैसे आपने कहा पहले कि लोगों को पता है क्या हुआ है,
कैसे हुआ है ये किसी को नहीं पता। हम आमतौर पर हाँ। पढ़ते हैं कि विधायकों को भगा के लेके गए, लेकिन किसने भगाया, कैसे भगाया? अब विधायक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको उठाया, गाड़ी में बिठाया बच्चे की तरह ओमनी वैन में और चल भाग करके उसको भगा दिया। एरोप्लेन लाके उनके लिए रखा जाता है, 5 स्टार होटल में रखा गया था, वहां से भगाना, तो ये सब ड्रामा था। तो मुझे लगा कि ये सब ड्रामा एक तरह से अपनी यूनियन के लोगों को तैनात करना एयरपोर्ट पे। जी अभी उनमें हर एक ने अपनी अपनी जो भी खासियत थी उसने इस तरह से इस्तेमाल किया। अभी शिवसेना की यूनियन एयरपोर्ट्स पे होती है, होटल्स में शिवसेना की यूनियन होती है। मतलब वो लोग भी, देखिए किताब में एक जिक्र है कि एक होटल ढूंढ रहे थे, एक होटल से उनके एमएलए को भगा ले गई बीजेपी उनके सामने, तो फिर ऐसा होटल ढूंढा गया जिसके ज्यादा गेट्स ना हो, एक ही गेट हो जहाँ निगरानी रखना आसान होता है। छोटी छोटी चीजों का प्लानिंग हुई। लिया था ना जी, साकी नाका वाला, उसके सामने मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो गाड़ियों का आना जाना बंद था, एक ही गेट खुला था, तो कोई आ जा नहीं सकता, विधायकों पे नजर रखी जा सकती है। और देखिए मतलब इतनी सारी चीजें हुई, मतलब ये बहुत मायनों में महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक इलेक्शन था, इसीलिए भी इसका डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। एक साइड एक तरफा इलेक्शन लग रहा था कुछ दिनों तक, और अचानक से इतना इसमें ड्रामा आ गया, इतना इंटरेस्ट लोगों को आ गया। मतलब एक वक्त ऐसा था सौरभ, अगर मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये सब सुप्रीम कोर्ट का ड्रामा चल रहा है, बगावत हो गई, उस वक्त जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रख रहे, वो भी देवर ग्लूड टू द टीवी स्क्रीन और देख रहे थे कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे। तो इतनी बढ़िया प्लॉट अगर आपके सामने है तो इसको लोगों के सामने रखना जरूरी है, मुझे लगा, और इसीलिए फिर ये पूरा खेल शुरू हुआ। 36 डेज पॉलिटिकल क्रॉनिकल ऑफ एम्बिशन, ट्रस्ट, डिसीट एंड बिट्रेयल। अच्छा, एक तो मुझे मैं बड़े उत्साह से इसलिए भी बात कर रहा हूँ आपसे कि एक तो काफी टाइम बाद किताब वाला शूट कर रहा हूँ, दूसरा मुझे किताब भी बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैंने 2 रीडिंग में बुक पढ़ ली। ये किताब अभी आपको किंडल और दूसरे ई प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगी, क्योंकि अभी धीमे धीमे बाजार खुल रहा है, तो प्रिंटिंग शुरू होगी, तो ये हार्ड बाउंड भी आएगी। तो जो भी दर्शक इस बात को सुनने के बाद इस किताब को पढ़ना चाहें, वो अमेजोन पे, बाकी जगहों पे जाके इसके ई वर्जन को ऑर्डर कर सकते हैं, किंडल वर्जन वगैरह को ऑर्डर कर सकते हैं। लास्ट से शुरुआत करते हैं। आपने बिल्कुल आखिरी में जिक्र किया कि उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच अविश्वास की शुरुआत कहां से हुई। ये 2019 नहीं है, ये 2014 नहीं है, ये उससे भी पहले है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उद्धव के भाई और पॉलिटिकल चैलेंजर राज ठाकरे को स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाते हैं। क्या थी उस टाइम की इक्वेशन क्या थी, क्योंकि एक उद्धव का पॉलिटिकल मर्सिया पढ़ दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था सौरभ, मैंने शुरुआत में एक जिक्र किया कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में चली थी और ये लड़ाई 36 दिन तक, लेकिन दोनों के जो बीज है वो बहुत पहले बोए जा चुके थे, कई साल पहले बोए जा चुके थे। जिस तरह से राज ठाकरे की बगावत के बाद लोगों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। नारायण राणे भी उसी वक्त 1-2 महीने में पार्टी छोड़कर जा चुके थे। नारायण राणे ने विशेषकर पहले नारायण राणे पार्टी छोड़कर गए, और नारायण राणे के छोड़कर जाने के महज कुछ महीनों के अंदर ही राज ठाकरे पार्टी छोड़कर चले गए। अब नारायण राणे का झटका इतना बड़ा नहीं था जो राज ठाकरे का था, क्योंकि राज ठाकरे घर के सदस्य थे। किसी ठाकरे ने ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज थी। उसके बाद में न सिर्फ राज ठाकरे बाहर गए, अपनी पार्टी भी उन्होंने नई पार्टी की शुरुआत की और उस पार्टी ने परफॉर्म करना अच्छा शुरू किया। 2009 के चुनाव में राज ठाकरे का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि उन्होंने अपने उस डेब्यू चुनाव में उन्होंने 13 सीटें महाराष्ट्र में जीती। अभी 13 सीटें जितना ज्यादा, 13 सीटें तो जीतने के साथ साथ ही उन्होंने तकरीबन 30 जगह ऐसी थी जो जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का नुकसान कर दिया। तो तकरीबन अगर हम कहें कि 43-44 ऑड सीट्स पर राज ठाकरे का उस वक्त बहुत दबदबा रहा। ये बात कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को वहां पर अच्छी तरह से वो बहुत लगी उनको बात। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, वो वही वक्त था 2009 के चुनाव के बाद में, जब नरेंद्र मोदी पर्व देश की राजनीति में शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने 2009 में इस बात के साफ संकेत दे दिए थे कि वो राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं। हालांकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और धीरे धीरे उन्होंने फिर पार्टी का उनको प्रचार प्रमुख बनाया जाना, फिर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया जाना। उसी बीच में उन्होंने नए पार्टनर ढूंढना शुरू किया था। इस बीच में राज ठाकरे की महाराष्ट्र में बढ़ती पॉपुलैरिटी, बीजेपी को लगा कि शायद शिवसेना जो हमारे लिए बार बार एक तरह से नासूर बनी हुई और हर बार डिमांड शिवसेना की हमको डिमांड को उनके हमें डिमांड्स माननी पड़ती है, छोटे भाई का रोल हमें निभाना पड़ता है, छोटे भाई की भूमिका में। और उनको पता था कि राज ठाकरे नई पार्टी है, अगर उसमें एक स्कोप था भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेताओं का कि अगर हम राज ठाकरे के साथ जाते हैं तो राज ठाकरे हमारे साथ जूनियर पार्टनर के तौर पर साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में शिवसेना की जरूरत नहीं पड़ सकती। और वो वक्त था कि बाला साहब की तबीयत नासाज रहती थी, उम्र हो चली थी और पार्टी में
लोग ये कह रहे थे कि अब शिवसेना का वो करिश्मा नहीं रहा, बाला साहब की उम्र हो गई और उद्धव ठाकरे उनके अग्रेसिव पार्टी को लीड नहीं कर पा रहे। ऐसे में ही नरेंद्र मोदी ने राज ठाकरे को बतौर स्टेट गेस्ट बुलाया। राज ठाकरे वहां गए, गुजरात में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई सारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने विजिट किया। वापस आने के बाद राज ठाकरे ने अपनी हर पब्लिक रैली में यह जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए। अब अगर महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की पॉपुलैरिटी की नींव किसी ने रखी है या फिर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी की नींव किसी ने रखी थी, तो वो राज ठाकरे ने रखी थी। और राज ठाकरे उस जमाने में, राज ठाकरे आज भी बहुत पॉपुलर है, उनकी सभाओं को बहुत ज्यादा भीड़ होती है। राज ठाकरे ने हर रैली में लगातार ये जिक्र किया, लेकिन उनको भी डिच किया गया बाद में। और बीजेपी ने सोचा कि ट्राइड एंड टेस्टेड के साथ ही जाए, क्योंकि ये रिस्क हो सकता है। और 2014 के चुनाव में दोनों साथ चुनाव लड़े और कमलेश भाई, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा। क्या बीजेपी का एक कैंप सीरियसली ये कंसीडर कर रहा था कि वो शिवसेना की बजाय मनसे के साथ गठबंधन करें? क्योंकि तब बीजेपी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ सकती थी। 48 में दे कुड हैव फॉट ऑन 36 और 38 और 40, और मनसे 8-10 पे खुश। बिल्कुल। और साथ ही सिर्फ उनका लोकसभा चुनाव ही एक उनके सामने उद्देश्य नहीं था कि मनसे को साथ में लेकर लोकसभा में चुनाव तो ज्यादा लड़ेंगे, क्योंकि वो डील वही था शिवसेना और बीजेपी के बीच में। बीजेपी लोकसभा की ज्यादा सीटें लड़ती थी और शिवसेना विधानसभा की ज्यादा सीटें लड़ती थी, तो वो एडजस्टमेंट दोनों पार्टियों में पहले से था। लेकिन साथ ही साथ अब राज्य में भी पार्टी को बढ़ाना है, राज्य में भी पार्टी के पंख पसारने हैं, तो इसलिए साथ में एक ऐसी पार्टी चाहिए जो लोगों तक पहुंची हो, सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा हो, थोड़ी सी राइट विंग जाने वाली पार्टी हो। इस पूरे एजेंडे में राज ठाकरे फिट बैठते थे। उनको बाला साहब जैसी छवि वाला नेता भी चाहिए था, जो राज ठाकरे में थी, वो देखते भी थे। नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व को ना काटे, ऐसी भी उनकी छवि थी। राज ठाकरे हिंदुत्व का मुद्दा तब तक नहीं उठा चुके थे। हाल फिलहाल में उन्होंने सीए एनआरसी के वक्त उन्होंने वो मुद्दा उठाया, लेकिन उस वक्त राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे को हाथ तक नहीं लगाया था। तो इसीलिए सभी एंगल से उनके लिए राज ठाकरे एक परफेक्ट चॉइस थे। और दूसरा था कि शिवसेना से उनको छुटकारा मिल सके, तो इसीलिए उन्होंने तब से पार्टनर टटोलना शुरुआत किया था। हालांकि हो नहीं पाया, लेकिन उससे जो दोनों में असहजता आई, जो प्रॉब्लम्स अलायंस में आई, वो कभी ठीक नहीं हो पाई। अच्छा, एक क्या दो लोग जैसे राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने ये बात कही कि एक तो गोपीनाथ मुंडे के जाने के बाद महाराष्ट्र में एक बीजेपी के लिहाज से, जिसको कहते हैं ना कि रेस खुल गई। मतलब नितिन गडकरी थे नागपुर की बैकिंग वाले, उसके पहले गोपीनाथ मुंडे थे, प्रमोद महाजन थे, उनके बाद गोपीनाथ मुंडे रहे, ओबीसी समुदाय से आते हैं और बीजेपी को खड़ा किया। लेकिन 2014 के कुछ ही महीनों में सरकार बनने के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले गोपीनाथ मुंडे का देहांत होता है और रेस खुल जाती है। अब खड़से भी हैं, शिंदे भी हैं, फडणवीस भी हैं, सब लोग हैं, सब दावेदार हैं, मुंडे भी हैं। और उस रेस खुलने में एक चीज और होती है कि जो शिवसेना से एक पुराना ताल्लुकात था कि मैं आपसे मिलूं और कहूं कि अरे आपके तो मैं बाबा को जानता हूं, आपके पिताजी को जानता हूं, यू नो, कनेक्ट वो कनेक्ट खत्म हो गया। क्योंकि गडकरी का कभी भी मातोश्री के साथ वैसा कनेक्ट नहीं रहा जैसा कभी नहीं था। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रमोद महाजन थे, ये अलायंस जब हुआ, जिन्हें हमेशा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की रैलियों में कहा जाता है कि प्रमोद महाजन शिल्पकार थे, युति के शिल्पकार उन्हें कहा जाता है, गठबंधन के शिल्पकार कहा जाता है। तो प्रमोद महाजन के देहांत के बाद वैसे ही कोई नेता नहीं था, लेकिन उनके परिवार से आने वाले गोपीनाथ मुंडे, उनके बहनों ही है, वो मातोश्री से ताल्लुकात रखते थे। इतना उनका फ्रेंडली रिलेशन था कि गोपीनाथ मुंडे एक बार जब फ्रस्ट्रेट होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहते थे, तो वो बाला साहब से जाकर मिले और उन्होंने कहा कि बाला साहब, मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूं। उनके पास कांग्रेस की उस वक्त ऑफर भी थी और इसके बारे में जिक्र भी कई बार किया है। गोपीनाथ मुंडे के एक सबसे करीबी रहने वाले पांडुरंग फुंडकर, उन्होंने एक बार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसका जिक्र किया था कि मुंडे साहब पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाना चाहते थे। लेकिन और बाला साहब ने भी अपनी रैली में एक बार जिक्र किया था कि मुंडे मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी छोड़कर कांग्रेस जाना चाहता हूं। और छोड़ना चाहते थे? पार्टी में वो वक्त था जब गडकरी बनाम मुंडे, ये वॉर अपनी पीक पर था एकदम, और दोनों गुटों में पार्टी डिवाइड हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से भी थोड़ा सा नितिन गडकरी को एक कह रहे कि उनके पलड़े में पार्टी अपना वजन डाल रही थी। और एक बार मुंबई के अध्यक्ष को लेकर अनबन हो गई। गोपीनाथ मुंडे के समर्थक को मुंबई का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उस वक्त गोपीनाथ मुंडे अपना इस्तीफा देकर घर में जाकर बैठे थे, फिर उनको मनाने की कोशिश की गई। शायद वही वक्त था जब गोपीनाथ मुंडे को कांग्रेस में उनके सबसे करीबी दोस्त है, गोपीनाथ मुंडे के सबसे करीबी दोस्त है विलासराव देशमुख। अब दोनों की दोस्ती के नाम से लोग आज भी कस्में खाते हैं। दोनों एक कॉलेज में थे, पुणे के ILS कॉलेज में दोनों लॉ करते थे और दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी एक दूसरे के अगल बगल में थी और हमेशा
हमेशा ये कहा जाता है ऑफ द रिकॉर्ड पॉलिटिक्स में कि दोनों की राजनीति हमेशा एक दूसरे को मदद करने का ही दोनों का एजेंडा रहा है। तो ये दोनों इनकी कभी भी किसी प्रोग्राम में, जब हमने एज ए पत्रकार भी कवर किया, जब मुंडे और विलासराव देशमुख किसी एक सभा में होते थे तो वहां पर ठहाके लगा लगा कर पत्रकारों को मतलब एक दूसरे को एक तरह से टॉन्ट करना, कमेंट करना, लेकिन वो यारी दोस्ती वाला था। लेकिन राजनीति में दोनों ने एक दूसरे का काफी अंडरस्टैंडिंग था। तो वो भी था मुंडे साहब के पास, गोपीनाथ मुंडे साहब के पास ऑप्शन था पार्टी छोड़कर जाने का, लेकिन तब उनको बाला साहब नहीं मनाया। ऐसा बाला साहब ठाकरे और शिवसेना हमेशा दावा करती है। उन्होंने कहा कि आपके माथे पर भगवा टीका ही शोभा देता है, कुछ और माथे पर मत लगाइए। तो उस वक्त गोपीनाथ मुंडे ने अपना प्लान बदल दिया, लेकिन गोपीनाथ मुंडे के जाने के बाद वो आखिरी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था वो टूट गया। हालांकि कई बार पार्टी में ये लोग कहते थे कि वो शायद रीएस्टेब्लिश किया है देवेंद्र फडणवीस ने। मैं आपको एक बात बताऊं सौरभ, कि जिस तरह से मैंने देखा है उन दोनों उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का जो पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन था वो कमाल था। अब ये जो हुआ वो इतना सबके लिए इतना अचरज में डालने वाला था कि वो एक वचन जिसको लेकर ये पूरा ड्रामा हुआ, 50-50% का वचन, जिसके बाद ये पूरा खेल शुरू हुआ। अब वो वचन शिवसेना ने को दिया था, नहीं दिया था, इसके बारे में तो किताब में लिखा गया है और किस तरह से बाकी लोग डिनाई करते गए। किसने दिया था? देवेंद्र फडणवीस ने दिया था, अमित शाह ने दिया था, नरेंद्र मोदी ने दिया था, किसने दिया था वचन? देखिए, वचन के बारे में दोनों पार्टियां आज भी एक दूसरे के खिलाफ दावे करती है। जो मैंने ये जो टाइटल लिखा है एम्बिशन, उसमें 36 डेज के साथ साथ ही जो ये 4 शब्द है, एम्बिशन, ट्रस्ट, डिसीट एंड बिट्रेयल, ये चारों का ये चारों चीजें, एम्बिशन इसमें आती है, ट्रस्ट आता है, डिसीट आता है, बिट्रेयल आता है, लगातार ये चीज घूमती रहती है। सिर्फ एक दिन, ये 36 दिनों तक नहीं आता। ये एम्बिशन, ट्रस्ट, डिसीट, बिट्रेयल पूरे कई सालों की राजनीति का है। एम्बिशन देवेंद्र फडणवीस की अचानक बढ़ी थी। देवेंद्र फडणवीस को एक युवा नेता के तौर पर हमने देखा, युवा विधायक के तौर पर देखा है। मुख्यमंत्री बन जाने के बाद जिस तरह से उनके एम्बिशंस बढ़े थे वो देवेंद्र फडणवीस देखे। उद्धव ठाकरे के बारे में एक बात मैंने किताब में लिखी, आपने नोट किया होगा कि हमेशा कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे एक एक्सीडेंटल राजनेता है, एक्सीडेंटली राजनीति में आया है, अचानक से बढ़े। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनका वो बिल्कुल उनकी बहुत सोची समझी राजनीति है। और उसे मैंने उसमें कहा है कि इट्स नॉट एन एक्सीडेंटल एंट्री इनटू पॉलिटिक्स, इट इज अ वेल प्लान्ड एंड एक्सीलेंटली एग्जीक्यूटेड पॉलिटिकल जर्नी। 2000 नारायण राणे की जो बगावत हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि उस वक्त शायद उन्हें ये भनक लग गई थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने की मंशा रखते हैं, एम्बिशंस उनके पास है। शायद उसी वजह से राज ठाकरे भी पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन 2003 और 2020 17 साल तक कहीं भी उद्धव ठाकरे इसका जिक्र नहीं करते हैं। और जिस तरह से अपनी राजनीति, लोगों ने कहा कि चाणक्य शरद पवार है, चाणक्य ये है, तो मुझे लगता है कि चाणक्य सिर्फ शरद पवार अकेले ही नहीं थे इस पूरे बैटल में, उद्धव ठाकरे भी इसमें एक तरह से चाणक्य के तौर पर उभर कर सामने आए इस पूरी किताब में। आप उद्धव ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं, मातोश्री का, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सिंबॉलिक ही है, पर ये क्यों है? आप थोड़ा बेहतर बता पाएंगे कि मातोश्री में आकर मिले मतलब आपका निवास स्थल है ना, पर वो सिर्फ निवास स्थल वाला मामला नहीं रह जाता था महाराष्ट्र में। बीजेपी के लिए होता भाई साहब नाराज हो गए, अब अटल जी मातोश्री आएंगे, अब आडवाणी जी मातोश्री आएंगे, है ना, फलाने जी मातोश्री आएंगे। एंड फिर कुछ लीडर्स आते हैं जो कहते हैं भाई मातोश्री वगैरह में नहीं मिलेंगे, आप बाहर अपने पार्टी ऑफिस में या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मिल लीजिए। जी, वो एक शिवसेना के पार्टी मेंबर्स के लिए वो एक शक्ति स्थल है। उनका कहना है कि ये हमारा शक्ति स्थल है, बाला साहब का निवास स्थल। और कहीं ना कहीं इसे एक पॉलिटिकल अपमैनशिप की तरह भी देखा गया हमेशा, कि बाला साहब को मिलने कोई आता था। और अब ये हुआ भी, कई नेता ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं, कुछ नेताओं ने तो ऑन रिकॉर्ड जाकर भी इस बात को कहा। आशीष शेलार जैसे नेताओं ने इस बात का जिक्र किया था कि अब वो जमाना गया, बाला साहब के उम्र का, तजुर्बे का हम उधर रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए हम मातोश्री पर जाते थे। अटल जी बाला साहब की अलग दोस्ती थी। जी जी जी। आशीष अभी भी मुंबई भाजपा के अध्यक्ष हैं, पहले तो थे विधायक? अभी तो नहीं है, अभी विधायक है, और वो बांद्रा ईस्ट से बांद्रा वेस्ट से विधायक है। गडकरी खेमे में कुछ अंतर, नहीं, गडकरी खेमे में ही है। और वैसे तो बात कर रहा हूं तो मैं अपनी थोड़ा ब्रशअप भी कर रहा हूं जी। नहीं, वो तो पिछले दिनों में जो उन्होंने जिस तरह से आशीष शेलार ने अपनी राजनीतिक करियर को अचानक से एक्सेलरेट किया था, वो एमसीए में भी थे, तो क्रिकेट की राजनीति में उस वक्त शरद पवार के साथ काफी देखे जाते थे। और हमेशा लोग कहते थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में कास्ट फैक्टर बहुत हर जगह पे होता है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठा फैक्टर काफी काम होता है। आशीष शेलार मराठा नेता है, और आशीष शेलार के जिक्र निकला इसलिए एक बात बता दूं, आशीष शेलार के परिवार में उनकी जो पत्नी है
उनके जो ससुर है, उनके फादर, उनकी पत्नी के फादर, वो शिवसेना में आज भी है। तो शिवसेना नेता के दामाद है और आज भी शिवसेना में है। और उनके साले आशीष शेलार जी के, इनके बीवी के भाई, वो आज एमएनएस में है आज भी। तो पूरा परिवार इस तरह से राजनीति से जुड़ा हुआ है। बीवी शिवसेना परिवार से आती है, उनके साले साहब आज भी मनसे में बड़े पद पर है। एक जमाने में राज ठाकरे के बहुत करीबी, मतलब आज भी राज ठाकरे करीबी, लेकिन उनके पीए भी हुआ करते थे। धनंजय एनसीपी पे है, पंकजा बीजेपी में है, या राजीव शुक्ला कांग्रेस में और रविशंकर प्रसाद जी। अच्छा, तो ये बताइए 2014 में जब बातचीत हुई सीट शेयरिंग वगैरह को लेके, तब तक क्या चीजें स्मूथ थी? क्योंकि जब ये सुरेश प्रभु को एक तरह से मैं कहूंगा लेटरल एंट्री, क्योंकि वाजपेयी सरकार के जमाने में उनका कामकाज अच्छा था, तो जब सुरेश प्रभु को नरेंद्र मोदी लेकर आए तो उसमें उद्धव ठाकरे का कंसेंट था नहीं था? उस टाइम की क्या पॉलिटिक्स थी? नहीं, कंसेंट नहीं था और उनको भी हैंड पिक किया था एक्चुअली। उनका क्लेम टू फेम जो रहा था सुरेश प्रभु का, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो था, जिस पर वाजपेयी जी ने काफी बार बात करते थे और काफी उनको ओपनली प्रेस करते थे उस बात को लेकर। 2014 में भी चीजें कभी स्मूथ नहीं थी। शिवसेना नेवर वांटेड टू गेट आउट ऑफ इट्स पास्ट। उनको अपनी ही भूतकाल की छाया में शिवसेना उस वक्त जी रहे थे। हम शिवसेना है, वी आर द एल्डर ब्रदर। थोड़ी राजनीतिक शायद उस वक्त होती तो चीजें शायद और बेहतर हो पाती, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अचानक से ही रिश्तों में दरार आना शुरू किया। मतलब शिवसेना को एकदम ही इग्नोर करना शुरू कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। वो चीज कहीं ना कहीं शिवसेना नेताओं को, जो पुराने शिवसैनिक रहे, उनको ये बात कहीं ना कहीं खल रही थी। अब 2014 में अगर आप देखें तो शिवसेना वाज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनडीए। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें उनके पास थी। बावजूद इसके उनको मिला मंत्रालय वही हेवी इंडस्ट्रीज, और ये हेवी इंडस्ट्रीज खाते ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। जब वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त भी उन्हें वही खाता दिया गया था, मनोहर जोशी को। हालांकि तब बाला साहब थे, तो बाला साहब ने बाद में सब चीजें करके लोकसभा का अध्यक्ष पद देना पड़ा था शिवसेना को। लेकिन मनोहर जोशी को भी हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री दिया था उस वक्त। 2014 में भी वही दिया, 19 में भी वही खाता शिवसेना के हाथों में थमा दिया। तो शिवसेना को ये बात लगातार खल रही थी कि जानबूझकर किया जा रहा है, कि शिवसेना को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। तो शिवसेना ने भी 2014 से 14 और 19 के बीच में एक अजीब तरह की पॉलिटिक्स सामने शिवसेना की आई कि आप सत्ता में भी हो, सत्ता में पार्टी में रहकर सत्ता के पर्क्स भी एंजॉय कर रहे हो, और साथ ही साथ विरोधी पक्ष का स्पेस भी खा रहे हो। मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहकर उन्हीं पर एलिगेशंस करो, उन्हीं पर आप अटैक करो। नोटबंदी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, नोटबंदी कितनी गलत है ये बताओ, हर डिसीजन को लेकर सवाल उठाओ। सामना में तो रोज आए दिन रोज संजय राउत शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक नया एडिटोरियल लिख देते थे। तो ये सत्ता में भी थे, सत्ता में रहकर विरोधी पक्ष की भूमिका भी कर रहे थे। एक साथ ही साथ महाराष्ट्र में हमेशा एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि शिवसेना के नेता एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में बोले कि हम अपना इस्तीफा जेब में लेकर घूमते हैं। उसको लेकर तो कई सारे मीम्स बने, जोक्स बने, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बने, लेकिन आखिर तक इस्तीफा दिया नहीं शिवसेना नेताओं ने कभी। लेकिन एक तरह से प्रेशर हमेशा बिल्ड करके रखा भारतीय जनता पार्टी पर। ये बताइए कि देखिए, बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा है महाराष्ट्र को लेके, मैं एक पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पे उसे गलत नहीं मानता हूं। आज बीजेपी इस स्थिति में है कि जहां सारी पार्टियां 45 से 60 के बीच में हैं, बीजेपी 100 के ऊपर है। वो इसी महत्वाकांक्षा की वजह से है। और जितना हमारी टीमें, ललन टॉप की टीमें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में घूमी, तो महायुति जो इनकी थी वो तो जीती ही है ना, भाजपा शिवसेना की। फडणवीस की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। तो ये भी बीजेपी के लिए एक गेंद रहा कि एक 5 साल में उन्होंने एक लीडर तैयार कर लिया जो सीएम पद का एक फेस है। 5 साल सीएम रहा वसंत नाइक के बाद और फेस है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पॉलिटिक्स में हमेशा आप एक गुंजाइश छोड़ते हो कि कभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी हमेशा बैक चैनल खुले रहते हैं। उसको आप फ्लोर मैनेजमेंट का नाम दो, आप कुछ नाम दो, कभी जेपीसी के बहाने, कभी आप पार्लियामेंट्री कमेटी के बहाने। तो बीजेपी और शिवसेना के बीच वो जो बैक चैनल खुले हुए थे, जब ये गठबंधन में थे और जब नहीं भी थे, तो वो कौन ऑपरेट करता था उनको? वो आरएसएस के किसी आदमी के द्वारा होता था, या देवेंद्र फडणवीस सीधे पहुंचते थे, या दिल्ली से होता था? कुछ लोग थे इन्वॉल्व। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में एक्सीलेंट रैपो था। 5 साल में हमने देखा कि एक वक्त
ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक बार काम नहीं होंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के कामों को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। मतलब जो काम हो, जो भी डिमांड उद्धव ठाकरे से आई उसे प्रायोरिटी मिलती थी। जी। और उद्धव ठाकरे को भी लगातार उन्होंने उस तरह का ट्रीटमेंट दिया था, और हमेशा रैलीज में या फिर बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उद्धव ठाकरे को बड़े भाई के तौर पर उनका एड्रेस करना, या फिर आदित्य ठाकरे को हमेशा साथ में लेकर चलना, देवेंद्र फडणवीस तो वो अच्छी तरह से मैनेज किया था। इसके अलावा जो लोग थे जो इस बात को जो पार्टी की अंडरस्टैंडिंग्स हो या बाकी दोनों का स्मूथनेस दोनों में बना रहे पार्टियों के बीच में, उसके लिए काम करने लोग थे, वो देवेंद्र फडणवीस से कुछ करीबी थे। इनफैक्ट जिसका जिक्र किताब में भी किया, मिलिंद नार्वेकर, उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी के सहयोगी है। जी, वो काफी करीब रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस देखिए काफी शार्प राजनेता है, तो गणपति के दिनों में वो हर साल पिछले 5 साल हमने देखा लगातार, बाकी कहीं जाए ना जाए, मिलिंद नार्वेकर के घर के गणपति को हमेशा दर्शन के लिए जाते थे। तो उन्हें भी पता था कि कौन सा बटन दबाया तो कौन सा दरवाजा खुलता है। तो उन्होंने उनके साथ काफी कोऑर्डिनेशन जी 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 ऐसे लोग थे, या फिर और कुछ लोग थे करीबी पार्टी के अलावा जो लोग थे जिनका कोऑर्डिनेशन था मैंने। और आगे चलकर जब चीजें बिगड़ने लगी तो ऐसे भी लोग इसमें शामिल हो गए जो नॉन पॉलिटिकल थे। संभाजी भिड़े जैसे एक बीच में मीडिएटर के तौर पर सामने आए। और कुछ मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को वो प्रसंग बताएं कि मातोश्री के दरवाजे पर एक मुचड़ा सा कुर्ता पहने, टोपी रखे बुजुर्ग पहुंचता है, जिनकी मूछें बड़ी विख्यात हैं, और कुछ लोग पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते हैं। अंदर खबर होती है, फिर कुछ घंटों बाद वही आदमी वर्षा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बंगले का आधिकारिक नाम है, तो कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद वही वर्षा में नजर आता है। क्या है ये शख्सियत? नहीं, काफी कंट्रोवर्शियल फिगर रहे महाराष्ट्र की राजनीति में, और ये कोई आम शख्सियत नहीं। उनको देखेंगे पैर में चप्पल नहीं होती है, एक मैला सा कुर्ता होता है, टोपी सर पे लगा हुए, बड़ी मूछे, बुजुर्ग है 80 साल के। लेकिन ये ऐसी शख्सियत है जिन्हें नरेंद्र मोदी भी अपने गुरु के तौर पर बुलाते हैं। और एक भाषण में उन्होंने सांगली में कहा था, मैं यहाँ आया नहीं हूँ सांगली में, मुझे गुरुजी ने आदेश दिया है इसलिए। तो इस तरह भिड़े गुरुजी का आदेश था। तो उनके कद का, राजनीतिक कद का हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उनका जो एजेंडा रहा है उनके संगठन का, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान का, एकदम मिलिटेंट राइट विंग एजेंडा उनका रहा है। हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर काफी बार उन्होंने इस मुद्दे को हमने कंट्रोवर्सी में फंसते हुए देखा है, चाहे वो भीमा कोरेगांव का मामला हो या फिर बाकी चीजों, जोधा अकबर को लेकर जो दंगे हुए थे मीरज में उस वक्त हो। तो एक राइट विंग नेता के तौर पर उनकी छवि हमेशा रही है, और शिवसेना ने लगातार उन्हें समर्थन किया है। जब उनके खिलाफ आरोप भी लगे थे तो शिवसेना मुखपत्र में उनके लिए उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े गए थे, उनके समर्थन की बात कही गई थी। ऐसे व्यक्ति को मातोश्री में उद्धव ठाकरे नहीं मिलते, ये बहुत बड़ी चीज थी। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि शायद उद्धव ठाकरे नहीं मिलना चाहते हैं। ही इज इन नो मूड टू ऑब्लाइज और नो मूड टू होल्ड एनी कन्वर्सेशंस। अनिल परब नाम के उद्धव ठाकरे के करीबी है, विधायक है, आज मंत्री भी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो वो आकर मिलते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं समझा बुझाकर कि आज साहब नहीं है, आपसे नहीं मिल सकते। ये बहुत बड़ी चीज थी। इन एनी अदर सिचुएशन अगर वो आए होते मातोश्री पे, संभाजी भिड़े, तो उनके लिए रेड कारपेट वहां पर रखा जाता है, उनको रेड कारपेट एंट्री वहां पर मिलती, उनका स्वागत किया जाता। लेकिन वैसा नहीं हुआ, उनको वापस जाना पड़ा बिना उद्धव ठाकरे को मिले। और फिर वो जाकर देवेंद्र फडणवीस से भी जाकर मिलते हैं। उनका यही कहना था कि वो ये मैसेज लेकर आए थे कि बाकी कुछ भी हो जाए, हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाली दो पार्टीज अलग नहीं होनी चाहिए, और दोनों ने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर साथ में रहना चाहिए। लेकिन वो भी उस वक्त काम नहीं आया। अच्छा, अब हम उन 36 दिनों की कहानी पे आ जाते हैं। बीजेपी ने कहा कि यदि शिवसेना का मुख्यमंत्री के पद पर दावा था, तो चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही दोबारा शपथ लेंगे, या देवेंद्र फडणवीस की पिछले सदन में, जो पिछला विधानसभा का कार्यकाल था, उसके आखिरी सत्र का आखिरी भाषण और उसमें पढ़ी गई वो कविता, क्या है उसकी वो पंक्ति, मैं दोबारा आऊंगा, उसको कैसे बोलते हैं मराठी में? मी पुन्हा येईन मैं दोबारा आऊंगा। तो वो इसका जिक्र करते हैं, मैं दोबारा आऊंगा। शिवसेना बार बार इसका जिक्र करती है कि हम अपनी रैलियों में कह रहे थे कि शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनेगा। और हमें जो जमीन पे नजर आया, जैसे टीम तो सब जगह घूमी, मैं कोल्हापुर वाले इलाके में रहा, सातारा वाले इलाके में रहा, इधर विदर्भ के कुछ एरिया मैंने, कि मुझे लगा कि बिल्कुल खालिस यूपी के लहजे में कहूं तो भाजपा और शिवसेना एक दूसरे का ही काम लगाने में लगी हुई थी।
एक दूसरे को ही कमजोर करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कई जगह पर ऐसा हुआ, अगर आंकड़े मैंने किताब में भी दिए हैं, कम से कम ऐसी 30 जगह होगी, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसी जगह पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काम किया और जिसकी वजह से दोनों की सीटें कम हुई। कई जगह पर एक दूसरे के खिलाफ बागी उम्मीदवार खड़े करना या फिर बागी उम्मीदवार को ताकत देना, ये हमने कई जगह पर देखा। मैं चुनाव के वक्त मराठवाड़ा में घूम रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने देखा कि बागी उम्मीदवार खड़ा है, झंडा उसका भारतीय जनता पार्टी के रंग का है, हरा और भगवे रंग का, जिस पर फोटो मोदी की लगी है, देवेंद्र फडणवीस की फोटो लगी है, अमित शाह की फोटो लगी है, लेकिन निशानी जो है कमल नहीं है, ट्रैक्टर है। तो कई जगह पर ये देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ही झंडे पर, या फिर नासिक में हम जब गए थे, नासिक में की बेटी के सामने, जी जी जी, नासिक में इसी तरह से शिवसेना के एक उम्मीदवार थे, भगवा गमछा गले में डाला जिसमें बाला साहब की फोटो है। जी जी जी, खड़से के बेटी के सामने जो उम्मीदवार थे, उनका नाम भी इंसिडेंटली चंद्रकांत पाटिल ही था, उनको तो शिवसेना ने समर्थन किया ही था, साथ ही साथ कांग्रेस ने, वहां कांग्रेस एनसीपी ने अपने उम्मीदवार पीछे ले लिए और पूरा वजन उनके पीछे रहा। तो शायद मुक्ताई नगर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो महाविकास आघाड़ी का पहला प्रयोग था, जहां पर शिवसेना कांग्रेस और शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी साथ में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया वहां पर, और वो शायद पहला सक्सेसफुल उनका एक्सपेरिमेंट रहा। मतलब लक्षण पहले ही दिखने लगे थे, मैं कह रहा हूं लक्षण पहले ही दिखने लगे थे कि चीजें स्मूथ नहीं रहने वाली हैं। जी जी, ये राणे परिवार से खार कितनी पुरानी है, क्योंकि वो एक सीट ऐसी थी जहां भाजपा और शिवसेना सिंबल पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, महागठबंधन में होने के बावजूद, नीतीश राणे वाली सीट से। जी देखिए, नारायण राणे, जी जी जी, राणे परिवार और ठाकरे परिवार अभी ये राजनीतिक बैर से अलग आगे जा चुका है। कुछ चीजें राजनीति में सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन राणे परिवार के साथ में शायद राणे ठाकरे परिवार में अब पॉलिटिकल सिर्फ राइवलरी से ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है। जिस तरह से जिस भाषा में नारायण राणे जब पार्टी छोड़कर गए थे उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उन्होंने कमेंट किया था, फिर शिवसेना की रैलियों में जिस तरह से जिस भाषा का उपयोग नारायण राणे के खिलाफ किया जाता था, तो कटुता इतनी दूर तक जा चुकी है कि इसमें इट्स गॉन टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अभी इसमें पता नहीं आगे जाकर कब पॉलिटिकल, इसमें राजनीति में कोई भी हम बता नहीं सकते कि आगे ऐसा होगा ही नहीं या हो नहीं सकता, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। बट आज की तारीख में, आने वाले कुछ सालों में तो ये लगता नहीं कि राणे परिवार और ठाकरे परिवार में इस तरह का कुछ मनोमिलन हो सकता है। लेकिन नारायण राणे तो अब शिवसेना छोड़ने के बाद कांग्रेस गए, फिर अपनी खुद की पार्टी निकाली, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, और शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं ये समाधान वाली बात है कि अभी अपनी तो चल पड़ी है, अब राणे परिवार को सोचना है करना क्या है। नारायण राणे को, बेटे को ने 2 बार हराया वहां से, उनके छोटे बेटे इस बार चुनकर आए, लेकिन खुद नारायण राणे को हार का सामना करना, 1 बार नहीं 2 बार। उनको मालवंड सीट से 2014 में वो हारे, उसके बाद में बांद्रा में उपचुनाव हुए थे, मातोश्री जहां पर आता है उसी बांद्रा ईस्ट में उपचुनाव हुए थे, तो वो उस उपचुनाव में भी नारायण राणे को हार का सामना करना पड़ा। तो शिवसेना ने अपना हिसाब वहां पर कहीं ना कहीं क्लियर कर लिया था नारायण राणे के साथ में। लेकिन अभी भी जब नारायण राणे का मुद्दा आता है, या फिर शिवसेना को एक राजनीति में पिछले कुछ सालों में ये एक मोडस ऑपरेंडी अगर हम कह रहा है कि अगर शिवसेना को चिढ़ाना हो तो बस नारायण राणे को आगे कर दो, शिवसेना अपने आप चिढ़ जाती है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने उसी तरह से कि शिवसेना अगर आप हमारे खिलाफ काम करोगे तो हम नारायण राणे को अपने पार्टी का नेता करके पोर्ट्रे करेंगे और उनके साथ में खड़े हो जाएंगे, और वो बात शायद ज्यादा खल गई उद्धव ठाकरे को। मुझे, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप मुझे ये सब बता रहे हैं और मुझे वर्षा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नारायण राणे और उनके बेटे, विधायक बेटे का वो ट्वीट, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा जी। अच्छा, नारायण राणे खुद उसमें बाद में जो ऑपरेशन कमल शुरू किया था, जी जी, उसमें जिम्मेदारी जो थी 4 नेताओं में से एक नारायण राणे भी थे। 4 नेताओं को जिम्मेदारी जो उस वक्त दी गई थी, शपथ ग्रहण के बाद में, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के बाद में 4 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। गणेश नाइक, साथ ही साथ बबन राव पाचपुते, राधा कृष्ण विखे पाटिल और नारायण राणे, ये 4 नेता थे जो दोनों पार्टियों से आ चुके थे, आए थे शिवसेना से या फिर कांग्रेस या एनसीपी से, तो उन पर जिम्मेदारी थी एमएलए को पोच करने की। अच्छा, कुछ यक्ष प्रश्न हैं उस 36 दिन के तमाशे से जुड़े हुए, मैं एक एक करके वो पूछ लेता हूं आपसे। पहला ये कि जी जी, नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच क्या बातचीत हुई थी? कोई कहता है कि
नरेंद्र मोदी से शरद पवार ने कहा कि आप अजित पवार के साथ बैक चैनल मत खोलिए। क्या ऑफर क्या था? नरेंद्र मोदी ने ये ऑफर दिया कि सुप्रिया केंद्र में मंत्री बने, आप हम साथ काम करें। शरद ने क्यों ठुकरा दिया? आपने किताब में जिक्र किया, मैं चाहता हूं दर्शकों को भी बताएं। पूरी तरह से तो सीक्रेट पूरी तरह से सीक्रेट नहीं खोलना चाहूंगा। लोग किताब पढ़े भी, लेकिन एक चीज थी, ऑफर था। अगर ऑफर था तो डील भी ऑफर की गई थी। राज्य में और केंद्र में दोनों साथ साथ काम करने, दोनों की काम करने की ऑफर थी। लेकिन जो बात किताब में भी मैंने जिक्र किया है और जो बात शायद शरद पवार ने बाद में नहीं कही, जो ही जस्ट स्टॉप शॉर्ट ऑफ सेइंग दैट, शरद पवार के लिए अगर ऐसा कुछ निर्णय लेना उस वक्त में, इट कुड हैव बीन अ पॉलिटिकल सुसाइड फॉर हिम। शरद पवार पर हमेशा से ही महाराष्ट्र की राजनीति में उनके विरोधकों ने एक बैकस्टैबर का थप्पा लगा दिया है कि शरद पवार पर भरोसा करना मतलब अपनी नैया डुबोना है, शरद पवार के साथ ना जाए तो ही बेहतर है। और कहीं ना कहीं जिंदगी भर उन्हें उस इमेज ने हॉन्ट किया है, परेशान किया है। वो और 1978 उनके की लिए वजह से। उन्होंने शायद एक लार्जर गेम देखा कि न सिर्फ सत्ता तो ऐसी ही बननी 78 की वजह से, और कई बार लोगों को एक शरद पवार से जुड़ी दो तीन महाराष्ट्र की मराठी में दो तीन टर्मिनोलॉजीज है। एक तो कहा कि जी। शरद पवार का धक्का तंत्र कहते हैं, शॉक थेरेपी शरद पवार की। अचानक से कुछ भी शरद पवार राजनीति में ऐसी चाल चल जाएंगे कि सबको झटका लग जाएगा, एक झटका तंत्र शरद पवार का। दूसरा है कात्रजचा घाट, ऐसा मराठी में कहते हैं कि मतलब किसी की भी अगर थोड़ा मुंबईया भाषा में कहा जाए तो कन्नी काटना जिसे कहते हैं, कि शरद पवार आहिस्ता से किसी की भी कन्नी काट देंगे, पता नहीं चलेगा सामने वाले को। तो किसका टिकट शरद पवार कब और कैसे काट देंगे उसको खुद को नहीं पता चलता है। तो ये दो तीन चीजें शरद पवार से हमेशा उनके राजनीति से जुड़ी रही है, उनके मोडस ऑपरेंडी से। तो उनके पास एक शायद ये अपॉर्चुनिटी थी न सिर्फ सत्ता बनाने की, सरकार बनाने की, लेकिन उस पूरे इमेज से खुद को बाहर निकालने की। और मैं आपको सौरभ ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ कि शरद पवार तो पॉपुलर नेता रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं, मास लीडर महाराष्ट्र में, लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी उनके 50 साल के करियर में नहीं रही, he was at the peak of his popularity during the entire 36 days saga। बहुत ज्यादा पीक पर थे। युवाओं में शरद पवार के बारे में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी, इतना ज्यादा उनके बारे में ट्रेंड चल रहे थे शरद पवार। वो बारिश में उनकी भीगने वाली तस्वीर हो, जिस तरह से उन्होंने पूरा सातारा की रैली, तो वो जैसे ऐसा लगा कि शरद पवार अभी पॉलिटिकली रेलेवेंट हैं, और जो देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि अब वो खत्म हो गया, उनका दौर खत्म हो गया, तो वो एक आइकन सा बन गया कुछ। पर ऐसा क्यों हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं। मतलब शरद पवार दोबारा से, ये तो समझ में आता है कि कोऑपरेटिव में उनकी पकड़ थी, एग्रो सेक्टर में उनकी पकड़ थी, लेकिन युवाओं के बीच ये ब्रांड शरद पवार कैसे बिल्ड हो गया? क्योंकि वो बहुत ही फायरी लीडर भी नहीं है, स्पीच भी बहुत क्लियर नहीं होती है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, है ना, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है क्या बोल रहे हैं। पर एकदम से ये रिवाइव कैसे हो गया शरद पवार ब्रांड? देखिए, एक तरह से एनसीपी के साथ जो भी चल रहा था उस वक्त में, नेतृत्व शरद पवार छोड़ के कोई पार्टी में बचा नहीं था। हालांकि ये उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, बहुत सारे नेता छोड़कर चले गए, पार्टी की ए लिस्टर नेता छोड़कर जा रहे थे, और यहाँ तक कि पवार परिवार के अंदरूनी सदस्य भी पार्टी छोड़कर जा रहे थे। मतलब पद्म सिंह पाटिल के बेटे राणा जगदीश सिंह पार्टी छोड़कर जा चुके थे, वो अजित पवार के सगे साले हैं, उनकी बीवी के भाई, सगे भाई सुनेत्रा पवार की। शरद पवार और पवार परिवार के दहलीज तक बगावत आ चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी ने वहां तक एंट्री कर दी थी और बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज टू गो फॉर द किल। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और खुद शरद पवार उस वक्त दिन में 8-8 रैली कर रहे थे, और वो कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा था। शरद पवार ने जिस तरह से जिक्र उनका हमेशा किया था कि एक बड़ी बीमारी के साथ जूझकर 2004 में उन्हें बताया गया था कि आपके पास महज कुछ महीने बचे हैं। उस वक्त भी उन्होंने मुंह से खून निकल रहा था, ऐसे में उन्होंने सर्जरी के बाद में हाथ में रुमाल रखकर, चेहरे पे रुमाल रखकर रैलीज की थी। और ये सारी एक फोकलोर की तरह महाराष्ट्र में कहानियां लोग जानते हैं इन सब चीजों को। शरद पवार तो घूम ही रहे थे, और उनके साथ में चूंकि कुछ बड़े नेता और जो रीजनल सत्राप्स थे महाराष्ट्र के अंदर के, पश्चिम महाराष्ट्र के हो, बाकी वो लोग छोड़कर जा रहे थे, तो एक युवा नेता उनके साथ ज्यादा दिख रहे, चाहे वो जितेंद्र आवाड़ हो, अमोल कोल्हे हो, धनंजय मुंडे हो, तो युवा ज्यादा अट्रैक्ट उनके पास उस वक्त हो रहा था। और एक हाई पॉइंट जो आया वो सातारा की रैली से आया। सातारा की रैली के बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी और पीक पर चली गई। शरद पवार इतनी बारिश में खड़े होकर भाषण दे रहे, लोग सुन रहे हैं उनके भाषण को, मतलब लोगों ने देखा सामने कि उनका बॉडीगार्ड छाता लेकर आया और उनका नहीं छाता रहने दो, मैं ऐसे ही भाषण करूंगा। और हर इलेक्शन का, जैसा मैंने बुक में भी जिक्र किया है कि हर इलेक्शन का एक फ्लैश पॉइंट होता है, एक इमेज होती है हर एक इलेक्शन की। जिस तरह से
मौत के सौदागर का कमेंट रहा होगा गुजरात इलेक्शन के दौरान, या फिर नीच वाला कमेंट था, चाय वाला कमेंट था। इन सब कमेंट्स ने इलेक्शन को एक तरह से टर्न कर दिया। तो शरद पवार की बारिश में भीगकर भाषण देने वाली तस्वीरें शायद उनको एक पॉपुलैरिटी के चार्ट के ऊपर लेके गई। कमलेश भाई, इसमें लेकिन मेरा ये एक मेरा पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो वी लुक फॉर द एप्ट सिंबल कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था, या इस पूरे ड्रामा को अगर एक डायलॉग, एक तस्वीर में, मतलब अगर इस पूरे ड्रामा का पोस्टर बने तो वो कौन सा सीन आएगा, है ना। जैसे द मोमेंट वी टॉक अबाउट दीवार फिल्म, तो भाई तुम साइन करते हो कि नहीं, मेरे माँ है ना, वो एक सीन आएगा। या फिर एक सीन आएगा जिसमें वो मंदिर की दहलीज पे जा रहा है, सीढ़ियों पे जा रहा है, वो एक सीन है। या बिल्ला नंबर 786 है ना, ऐसे कुछ सीन है। क्या जब हम पूरे महाराष्ट्र ड्रामा की बात कर रहे हैं, अगर मैं रिजल्ट कार्ड की तरफ देखूं तो महाराष्ट्र का नेता नंबर 1 टैली के हिसाब से तो देवेंद्र फडणवीस है ना। उसके नाम पर चुनाव लड़ा गया, वो 100 से ज्यादा सीटें लेके आया। एनसीपी ने अपना गढ़ बचाया, किसी तरह से गढ़ बचाया, मतलब 2014 की जो टैली थी उसके ही इर्द गिर्द रहे। कोई ऐसा नहीं कि एनसीपी 90-100 पे पहुंच गया हो, नहीं। उन्होंने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी है। लेकिन बाद का जो घटनाक्रम हुआ उसको जोड़ के वो शरद पवार एक नायक के तौर पर उभारे जाते हैं, उभर के आते हैं। लेकिन इन सब में अगर इतना, क्योंकि अभी पलट के देखते हैं तो लगता है हाँ यार देखो शरद पवार सरवाइव कर गए, या शरद पवार, अमित शाह जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, या फडणवीस की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उससे 21 साबित हुए इस बार। लेकिन ओवरऑल एक बात ये भी कही जाती है, मेरी बड़ी दिलचस्पी है उनमें, शरद पवार में। एक तो तुम्हें और राजदीप से भी मेरी राय चलती रहती है इस पे कि एक तो शरद पवार ने कैसे 91 में मौका गंवाया, दिल्ली के एक होटल में बैठ के सारी तैयारी कर ली थी, मौका गंवाया। और उसके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे कमलेश भाई वो नेता तो मराठवाड़ा के ही बन के रह गए बाद के दिनों में। करेक्ट मी? बिल्कुल। उनको इस बात का जिक्र जब भी किया जाता तो उन्हें बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आती और काफी गुस्सा हो जाते हैं शरद पवार जब उनकी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। तो वो इस बात को पसंद नहीं करते। लेकिन हाँ, ये बात अगर हम पॉलिटिकली देखें तो रीजनल पार्टी के छवि से ज्यादा दूर नहीं जा पाई एनसीपी। ये बात भी उतनी सही है। हालांकि बिहार में उनकी एक आध सीट आ जाती है, लक्षद्वीप में सीट आ जाती है, केरला में उनका एक आध दूसरा विधायक आ जाता है, अभी एमपी में उनका एक विधायक, एक प्रेजेंस। हाँ, अब तो उन्होंने भी छोड़ दी पार्टी, कांग्रेस में चले गए तारिक अनवर भी। तो उनका प्रेजेंस उनको नहीं कर पाया राष्ट्रीय स्तर पर उतना। लेकिन एक चीज थी, उन्होंने उनको हमेशा विजनरी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने इस बात को उस वक्त भाप लिया था कि आगे चलकर गठबंधन की राजनीति इज गोइंग टू बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे 2014 तक। क्योंकि हमने 1990 के बाद में अगर देश का राजनीतिक हाल तो गठजोड़ की राजनीति ही रही है। और उसी तरह से द वन हु कैन बी चॉइस ऑफ द मैक्सिमम, ऐसे तर्ज पर खुद को उन्होंने ढालने की कोशिश की। लेकिन उनका बैड लक ये रहा कि जो उनके करीबी उस वक्त थे नेता, वो या तो तबीयत की वजह से पीछे हट गए या फिर दे आर नो मोर टू सपोर्ट हिम। तो चाहे चंद्रशेखर हो या फिर मुलायम सिंह यादव का कम हुआ कदर, ये सब शरद पवार के उस वक्त के दोस्त थे जिनके भरोसे शायद वो राजनीति करना चाहते थे। लेकिन वैसा हो नहीं पाया, पूरा पिक्चर बदल गया। और 2014 के बाद तो वी आर बैक टू सिंगल पार्टी मेजोरिटी वाले चक्कर में आ गए। इसलिए कहीं ना कहीं उनको वो राजनीतिक झटका बैठा है। लेकिन शरद पवार हार मानने वाले नेताओं में से नहीं है, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में ये बात कही। लेकिन इसका जो रिपरकशन है, इसका पहला रिपरकशन झारखंड में हमने देखा जब हेमंत सोरेन ने चुनकर आने के बाद सबसे पहला बयान दिया कि हमने प्रेरणा ली शरद पवार से, महाराष्ट्र से। तो ये एक नए एक्सपेरिमेंट की शुरुआत उन्होंने कर दी। अभी पता नहीं कितना सक्सेसफुल कर पाते हैं, बाकी जगह पर किस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां साथ में आएंगी। क्योंकि 2014 के बाद में लगातार क्षेत्रीय पार्टियों के मन में ये फीलिंग रही है कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और इस तरह से अगर हम साथ में नहीं चुनौती दे सकते हैं। जी, साथ में रहेंगे तो टिकेंगे। अच्छा, ये संजय राउत क्या किरदार है? देखिए, बहुत बढ़िया। संजय राउत अगर किताब में जो मैंने किया कि उनके ट्वीट के थ्रू ही थोड़ा नरेशन आगे बढ़ता है काफी। संजय राउत बाला साहब ठाकरे को जितना संजय राउत समझते थे, मेरे हिसाब से कोई उतना ज्यादा बाला साहब ठाकरे को समझ नहीं पाया है। मतलब उनके अगर आर्टिकल आप पढ़े, एडिटोरियल संजय राउत लिखते या फिर रोक ठोक उनका जो साप्ताहिक सदर होता है सामना में, तो वो भाषा, उसे लिखने की शैली हो या फिर मुद्दा रखने की
जो उनकी स्टाइल है वो इतनी हूबहू बाला साहब से मिलती है। तो एक तरह से जब वो, शायद मैं उनको हमेशा बात कहता हूँ कि शायद जब आप आर्टिकल लिखते होंगे तो एक तरह से परकाया प्रवेश करते हैं आप, कि जिस तरह पहले होता है, और बाला साहब की भाषा में ही पढ़ते हैं। और इसीलिए संजय राउत शायद शिव सैनिकों में उतने पॉपुलर है, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी से कुछ सामने से बयान आता था उसको जवाब संजय राउत देते थे, और बिल्कुल बाला साहब के स्टाइल से देते थे। पहले जमाने में जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में अनबन होती थी तो बाला साहब ठाकरे हमेशा उसे कमलाबाई के नाम से बुलाते थे कि कमलाबाई को तो मैं हैंडल कर लूंगा, कमलाबाई ज्यादा नखरे नहीं दिखाएगी अभी हमको। उसी तरह के कुछ बयान संजय राउत करते हैं हमेशा। तो पुराने शिव सैनिकों या जिन शिव सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी के वीजा-वी शिवसेना को एक एल्डर ब्रदर के तौर पर देखने की आदत है, वो संजय राउत में शायद बाला साहब ठाकरे को देखते हैं। और उन्होंने इस बार, अगर शिवसेना अपने बात पर कहीं ना कहीं कायम रही तो वो शायद संजय राउत की वजह से रही। जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाया, आई थिंक वो क्रेडिट संजय राउत को जाता है। और उनकी दूसरी चीज कि वो शरद पवार के भी काफी करीबी जाने जाते हैं, और हमेशा इस बात को लेकर पार्टी के अंदर भी लोग उनको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि वो शरद पवार के ज्यादा करीबी है। और आपको एक बात बताता हूँ सौरभ, इसका जिक्र किताब में भी है। जिस दिन फडणवीस और अजीत पवार का शपथ ग्रहण हुआ उस दिन सुबह होटल में कुछ विधायकों ने तुरंत कानाफूसी शुरू कर दी। देखा, हमने नहीं बताया था कि संजय राउत ने पार्टी को गड्ढे में डाल दिया, इसकी बात सुननी नहीं चाहिए थी, हमेशा गड़बड़, ये गड़बड़ करके ही मानेगा, हमने बोला था। तो उस तरह का भी उस वक्त, और संजय राउत उस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि उन्होंने पार्टी को एक तरह से विश्वास दिलाया था। जी, तो संजय राउत ये काफी एक क्राइम रिपोर्टर थे किसी जमाने में, और काफी जाने माने क्राइम रिपोर्टर थे संजय राउत। क्राइम रिपोर्टिंग करते थे और उससे क्राइम रिपोर्टर से सामना के संपादक और आज सांसद बने हैं, और उद्धव ठाकरे के काफी करीबी है और काफी अच्छा रैपो शेयर करते हैं उद्धव ठाकरे के साथ में। मतलब पार्टी के तौर पर अगर हमने कुछ उनका इक्वेशन देखा भी, मैं तो पब्लिकली बात नहीं कह सकता, लेकिन पॉलिटिकली भी उनका अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल लेवल पे जो दोस्ती उनकी है वो भी काफी अच्छी है। अच्छा, देखिए संजय राउत बयान तीखे देते हैं, व्यंग से भरे, चुभने वाले हैं, लेकिन एक नेता है जो बयान से भी आगे जाता है, कॉलर पकड़ लेता है। जो मंत्री भी हैं, विधायक दल के नेता भी चुने गए थे, जरा उनके बारे में बताइए। जी, एकनाथ शिंदे, इनका राइज शिवसेना में पिछले कुछ दिनों में काफी स्टेडी रहा है, स्टेडफास्ट रहा है। और ठाणे में पहले किसी जमाने में एक नेता थे आनंद दिघे, और जिन्हें लोग बाला साहब ठाकरे जितना ही उनका रिस्पेक्ट, औहदा और डर था पूरे महाराष्ट्र में। धर्मवीर आनंद दिघे ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा करते थे शिवसेना में किसी जमाने में। उनकी मौत के बाद में एक्सीडेंटल उनकी डेथ होगी, उसके बाद में बहुत दंगे भी ठाणे में हुए थे। उस अस्पताल को पूरी तरह से शिव सैनिकों ने जलाकर तोड़फोड़ करके जला दिया था। वो हॉस्पिटल बाद में कभी खुला ही नहीं। तो बहुत फेमस नेता थे। उनका जो स्टाइल था, उनको जिस दिखने का स्टाइल था, जिस तरह की दाढ़ी रखा करते थे आनंद दिघे, उसी तरह की दाढ़ी रखते, उसी तरह का लुक रखते हैं। और आनंद दिघे के बाद में अगर असलियत में किसी शिव सैनिक ने ठाणे पर, या फिर ठाणे से पूरे जो मुंबई से सटा इलाका है, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, इन सभी इलाकों में जिनका दबदबा है नाम का, वो है एकनाथ शिंदे। अभी एकनाथ शिंदे को भाई के नाम पर बुलाते हैं लोग। भाई मतलब कोकण में भाई, बड़े भाई को भी भाई कहते हैं, जो बड़ा भाई है रिस्पेक्टेड कोकण एरिया में। और दूसरा भाई मुंबई में हम जानते हैं कि जिसे डरा जाता है उसे भी भाई कहते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे सिर्फ भाई के तौर पर नहीं, उनकी राजनीतिक समझ भी इतनी अच्छी रही, पिछले कुछ दिनों में पार्टी को एक साथ रखने में भी उनकी भूमिका रही। तो उस दिन एयरपोर्ट के सामने वाले एक ऑफिस में जब एक होटल में एक एमएलए को रखा गया था, और शशिकांत शिंदे ने जब फोन करके उन्हें बताया कि यहाँ पर जरूर वो ऑपरेशन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ में मिलकर विधायकों को वापस लाने का एनसीपी के साथ में लड़ रही थी। तो इन्हें फोन किया कि मेरी खबर मिली है मुझे कि इस होटल में एक विधायक को रखा है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और आपको वहाँ पे मुझे कुछ लोग भेजने पड़ेंगे साथ में, अकेला नहीं जा पाऊंगा। तो अभी लोग भेजने के बजाय एकनाथ शिंदे खुद वहां पे चले जाते हैं, और मतलब पूरी उनकी सफेद गाड़ियों का एक कॉन्वॉय साउथ इंडियन पिक्चर जैसा होटल के लॉबी में जाता है। सब लोग हक्का बक्का रहते हैं और गाड़ी से उतरते एकनाथ शिंदे, और जिस तरह से वो आवेश में उतरे वहां पर पूरा होटल स्टाफ देख रहा था, और सीधे घुसकर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को पकड़कर कहा कि 2 मिनट के अंदर उसको नीचे भेज देना, नहीं तो देख क्या अंजाम होगा। तो ये जो लोग जानना चाहते हैं कि भगाना ठीक है विधायकों को, लेकिन इस तरह से भी विधायक भगाए जाते हैं, ये शायद पहले कभी किसी ने सुना नहीं होगा। हाँ, और इनफैक्ट ये दर्शकों के लिए मेरा बयान है कि 36 डेज में इस तरह के बहुत सारे ड्रामेटिक मोमेंट आपको मिलेंगे कि मुन्ना शेख
होटल के कमरे में दाखिल होता है और बिजनेसमैन को पकड़ लेता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। मैं इन सब के बीच 3 इक्वेशंस और समझना चाहूंगा बिफोर वी रैप अप, है ना। यस। कई चीजें मैं नहीं पूछ रहा हूं ताकि लोग किताब में पढ़ें, है ना, दिलचस्प चीजें। बिल्कुल। 3-4 सवाल मेरे हैं। एक, किस किस तरह के किरदारों ने लास्ट मिनट एफर्ट किए कि गठबंधन ना टूटे, या जब देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण हो गया तो उसके बाद शपथ सरकार बच जाए। मैं उन किरदारों और उन प्रयासों के बारे में, कभी किसी बिल्डर का नाम लिया गया, कभी खुलेआम लिया गया, कभी किसी बड़े उद्योगपति का रेफरेंस आया, कभी कुछ पुराने पॉलिटिकल हाथों का आया। हम लोगों ने भिड़े गुरु जी का जिक्र सुना, आरएसएस ने जी। भी बैक चैनल टॉक खोली। ये भी कहा गया कि अमित शाह ने इतनी देर से दिलचस्पी क्यों दिखाई है। हरियाणा में तो देखिए 24 जी। घंटे के अंदर मामला सेटल कर दिया। जी। इन सब पे आपका क्या कहना है? कौन कौन से लोग थे वार्ताकार? जी, बहुत सारे लोग थे, अभी नाम तो उनके नहीं लेना चाहूंगा। एक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक कॉमन इंटरेस्ट रखने वाले एक किरदार है जो हमेशा मातोश्री पर देखे जाते थे वहां पर। हमेशा उनके थ्रू ही कम्युनिकेशन हुआ है। उन्होंने कई बार कोशिश की। उनके घर पर ही अलायंस की बैठक हुई थी। ये भी जिन लोग जानते हैं, उनके घर पर, चेंबूर के घर पर उनके मीटिंग हुई थी जहां पर सिर्फ देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे मौजूद थे अलायंस करने के पहले। तो ये काफी, अगर हम पावर सर्कल्स में पावर ब्रोकर जिन्हें कहते हैं, ये बड़ा नाम के तौर पर जाना जाता है। बहुत सारे लोग थे, कुछ कोशिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता है जो मातोश्री के साथ अच्छा इक्वेशन रखते हैं। पॉलिटिकल इक्वेशन छोड़कर हमेशा उद्धव ठाकरे से जाकर मिलना हो, परिवार से जाकर मिलना हो। उद्धव ठाकरे के पीए जो मिलिंद नार्वेकर, उनको लगातार कई बार फोन करके कोशिश की गई कि ये गठबंधन ना टूटे। शिवसेना में एक गुट खुद ज्यादा ऑपरेटिव था, असर्टिव था, जो पुराने मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके लोग थे। उनमें विशेषकर इन लोगों का ये कहना था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना चाहिए। उन्होंने लगातार संजय राउत की थियरी को और उसको हमेशा उन्होंने निगेट करने की कोशिश की कि हमारे एनसीपी और कांग्रेस, एक बार एनसीपी कुड बी द लेसर डेविल, लेकिन वी कैन नॉट गो विद कांग्रेस, ये बताने वाला एक बड़ा गुट शिवसेना के साथ था। पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ये बताने वाला एक गुट था। और दूसरी बात जो आपने कही कि क्या अमित शाह का इसमें ज्यादा रोल नहीं था, तो क्योंकि ये बहुत देवेंद्र बात फडणवीस होती से है कि कुछ देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच बहुत ही जी। मतलब वैसा नहीं है, मतलब वो नरेंद्र मोदी के ज्यादा प्रिय हैं और भविष्य के एक दावेदार भी हो सकते हैं। जो बहुत सारे यंग लीडर्स हैं जो स्टेट से आ रहे हैं, और हमें ध्यान रखना होगा कि महाराष्ट्र से भी 48 सांसद आते हैं, तो वजन रहता है महाराष्ट्र के नेता का। बिल्कुल, महाराष्ट्र के नेता का वजन होने की दूसरी वजह ये भी है कि सिर्फ 48 सीटें ही नहीं, देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, और जो रोल इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस हाउसेस प्ले करते हैं केंद्र में सरकार बनाने के लिए, वो सबसे ज्यादा मुंबई में बैठता है। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उनसे 1-to-1 बेसिस पर रोज डील करता है। तो उन्हें कुछ भी हो, तुम्हारे हेड ऑफिस मुंबई में, तो तुमको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से डील करना भी। लेकिन इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस की कुछ क्वालिटीज थी जो उन्हें केंद्र में सबसे बड़ा दावेदार बनाती थी। एक, युवा है। दूसरा, पढ़े लिखे हैं, आर्टिकुलेट है, अच्छी बात कर लेते हैं, हिंदी अच्छी बोल लेते हैं, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं। चौथा, जैसा मैंने कहा कि प्रॉक्सिमिटी टू बिजनेस हाउसेस, बिजनेस कैप्टन्स, इंडस्ट्री कैप्टन्स। 4, और 5वीं और सबसे अहम उनकी जो क्रेडिबिलिटी या फिर जो उनकी क्वालिटी रही, जो उनको आगे चलकर मदद करेगी, वो है उनके सर पर नागपुर का हाथ। नागपुर से आते हैं, परिवार आरएसएस से जुड़ा है। उनके पिताजी महाराष्ट्र में विधायक थे, गंगाधरराव फडणवीस एमएलसी थे, और खुद देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं। ये सारी चीजें किसी के पास है जी, और इतनी सारे गुण उनके पास है, तो ऑब्वियसली कल उनके लिए पार्टी एक बड़ा रोल अगर वो 5 साल महाराष्ट्र के सीएम 5 साल और रह लेते, तो 10 साल महाराष्ट्र का सीएम रहने के बाद उनका पॉलिटिकल कद भी बहुत बड़ा होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसी बात महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा कही जाती है कि दिल्ली में अगर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक छोड़ दिया जाए, तो देश में सबसे ज्यादा किसी का अगर दबदबा होता है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का होता है। एंड द ओनली रीजन बीइंग महाराष्ट्र द फाइनेंशियल कैपिटल। इसकी वजह से मतलब पॉलिटिकल फंडिंग में भी अभी पता नहीं है दिस इज वेरीफाइड और नॉट, बट ये बात हमेशा कही जाती है कि 42% ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग कम्स ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मुंबई, सभी पार्टियों का। तो ऐसी स्टेट को कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, और ऐसी स्टेट में किसी का भी दबदबा बना रहे। मुख्यमंत्री के हाथ में इतनी सारी चीजें होती है, और देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी थे, तो उनके पास कितना पावर होगा आप सोच सकते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल 2 सवालों की शक्ल में है। एक ये, हाउ डू यू सी द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ देवेंद्र फडणवीस, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जैसा मैंने कहा कि हमें इलेक्शन में घूमने के दौरान लगा कि फाइनली
बीजेपी के पास एक लीडर है जिसकी कोंकण से लेकर विदर्भ तक अपील है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ विदर्भ का नेता है ना, और सिर्फ कार्यकर्ताओं का नेता नहीं, जनता भी जानता है ना। एक बड़ी क्लीन से इमेज उभर रही थी जिस तरीके से उन्होंने मराठा एजिटेशन को डील किया, बाकी सारी चीजें की। तो देवेंद्र फडणवीस का भविष्य आप कैसा देखते हैं? और ऑपरेशन कमल, यहाँ पे किताब खत्म होती है, क्या ऑपरेशन कमल की संभावना है या आशंका है? आप जिस भी पाले में खड़े हो शब्द चुन सकते हैं लोग। देखिए, आशंका पॉलिटिक्स में यू कैन नॉट डिनाई कि आगे चलकर क्या होगा, इस पे और प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। और ऑपरेशन कमल, मैं आज भी ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्टिल वर्किंग ऑन ऑपरेशन कमल। पता नहीं कब पत्ते खोलेगी, अब वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट दे आर स्टिल आइंग। एक नेता जिनसे मेरी हाल फिलहाल में बात हुई, उन्होंने कुछ नेताओं की लिस्ट भी जीरो इन करके रखी है कि कौन से नेता है, कौन सी वीक लिंक्स है जिन पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर डोरे डाल सकती है। कुछ ऐसे नेता है, नाराज है, डाल चुकी है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक चीज हमेशा कही जाती है जिसके बारे में मैं भी उस बात को मानता हूं कि जब तक शरद पवार की इच्छा है ये सरकार महाराष्ट्र में चलेगी। जिस दिन शरद पवार ने अपना मन बदल दिया, इस दिन ये सरकार नहीं चल पाएगी आगे, इतनी बात तो श्योर है। लेकिन हर चीज में बावजूद इसके द विन विन सिचुएशन विल बी इन द फेवर ऑफ शिवसेना, क्योंकि शिवसेना ऐसी अकेली पार्टी उस वक्त होगी जिसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास वापस जाने का ऑप्शन खुला रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी भी इस ऑप्शन को नकार नहीं सकती है। ऐसे में अगर शिवसेना वापस आना चाहती है, पार्टी फोल्ड में कई बार नेता बयान कर चुके हैं कि अगर शिवसेना इनको छोड़कर वापस आए तो हम उनके साथ में आने के लिए तैयार है। दूसरा सवाल जो आपने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का फ्यूचर क्या है, तो देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से घेरने की कोशिश पार्टी के अंदर से शुरू हो गई है। इसी वक्त जिस वक्त ये सारा सत्ता का खेल 36 दिन तक चल रहा था, उस वक्त ही पार्टी के कुछ नेताओं ने इस पूरे मामले का ठीकरा देवेंद्र फडणवीस पर फोड़ना शुरू किया था कि इन्होंने जो मोनोलिथिक कल्चर पार्टी में महाराष्ट्र में लाया है, उसके चलते ही आज शिवसेना को हम गंवा रहे हैं बतौर एक पार्टनर, और वही जिम्मेदार है। दूसरी एक चीज होगी, देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल की जो इनकी इमेज रही थी एक क्लीन नेता के तौर पर, एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर, अभी पार्टी ने ये जानबूझकर उनसे करवाया, उन्होंने खुद किया, पॉलिटिकल सुसाइड था जो भी था, लेकिन जिस आदमी के खिलाफ लड़कर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी क्लीन इमेज बनाई थी, उसी आदमी के साथ शपथ लेकर उनके पूरे उस क्लीन इमेज पर एक तरह से वो एक थप्पा लग गया, एक दाग लग गया। और उसको शायद जिस तरह 78 का दाग शरद पवार पहुंचते पहुंचते 2020 तक पहुंच गए, देवेंद्र फडणवीस को ये दाग पहुंचते पहुंचते पता नहीं आगे कितने साल लग जाएंगे, लेकिन उनके पॉलिटिकल करियर पर एक सवालिया निशान खड़ा। पार्टी के बाकी नेता उनके खिलाफ काम करना शुरू किया, और लगातार हमने देखा कि जो चीज उनके लिए उन्होंने अपने वीक पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया था, और अभी उसी को फिर से एक बार वीक पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही है। वो देवेंद्र फडणवीस की जाति का उल्लेख, लगातार ब्राह्मण नेतृत्व की महाराष्ट्र में जिस तरह से शरद पवार ने भी इसके बारे में जिक्र किया था, बाकी नेताओं ने जिक्र किया था, अभी वही शायद जो पेशवाओं का काल और वो सारी चीजें, बोधनकर ठाकरे की जो पूरी एक पॉलिटिक्स रही है, एक सोशल मूवमेंट रहा है, उन सब चीजों को लाया। ये तो जब सातारा वाला इस्तीफा हुआ तब भी कहा गया, या जब उनको राज्यसभा भेजा गया कि बताइए अब पहले जमाने में छत्रपति पेशवा को नियुक्त करते थे, अब पेशवा छत्रपतियों को इनाम देने लगे, तो इस तरह का शरद पवार का बयान था, और काफी उसके ऊपर लोगों ने शरद पवार को भी निशाना बनाया था कि ये थोड़ा सा जातिवादी विधान रहा था उनका ऐसा करके। लेकिन अभी उस बात को फिर से दोहराने की कोशिश शायद हो सकती है, उसी मुद्दे पर घेरा जा सकता है देवेंद्र फडणवीस को। फिलहाल तो वो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, लेकिन जब तक महाराष्ट्र में ये तीनों पार्टी एक साथ चल रही है, तीनों का अंडरस्टैंडिंग है, जब तक शरद पवार एज अ गाइडिंग फोर्स यहाँ पर है, तब तक कितना ऑपरेशन कमल होने देंगे शरद पवार, वो भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए, मेरा सवाल अगला यही है कि एनसीपी का भविष्य क्या? पोस्ट शरद पवार एक सिनेरियो होगा ना, 5 साल 10 साल 20 साल, सुप्रिया और सदानंद वाला ब्लॉक मजबूत रहेगा, अजित पवार कुछ कमजोर तो हुए हैं इस बगावत के बाद, या फिर इनका जो एक ग्रैंडसन है जो विधायक बन गया है वो वाला ब्लॉक है, फिर ये सारे दावेदार भी हैं, छगन भुजबल हैं और एलवाड़ हैं, ये जितेंद्र और जयंत पाटिल हैं, ये बहुत सारे ब्लॉक हैं। तो पोस्ट शरद पवार हाउ डू यू सी एनसीपी, विल इट सर्वाइव? देखिए, पॉलिटिकल फ्यूचर इतना जल्दी, यू नेवर, अ गुड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट नेवर प्रेडिक्ट्स, ऐसा कहते हैं। तो लेकिन फिर भी इफ पॉलिटिकली करेक्ट अगर कहना है तो सुप्रिया सुले और अजित पवार में एक अंडरस्टैंडिंग पिछले कई दिनों से वर्कआउट किया गया, और शायद ये आज की अनबन नहीं है, ये पिछले 16 सालों से चलता आ रहा है, और वो अंडरस्टैंडिंग पार्टी में अभी एक्सेप्ट भी हो चुकी है, और वो ट्रिकल डाउन हो चुकी है पार्टी के नीचे लेवल के कार्यकर्ताओं तक कि सुप्रिया सुले का इंटरेस्ट
राष्ट्रीय राजनीति में है, अजित पवार राज्य की राजनीति संभालेंगे। अगर ये कंटिन्यू रहता है, दोनों की पॉलिटिकल एम्बिशंस एक दूसरे को उस तरह से क्रॉस नहीं करती है, तो शायद एनसीपी इसी तरह से चलेगी जितना आगे तक चल रही है। कल को अगर बीजेपी इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर इन महाराष्ट्र, और बीजेपी को लगता है कि महाराष्ट्र में एक पावरफुल लॉबी या एक एग्रीकल्चर लॉबी को एनसीपी रिप्रेजेंट करता है, तो बीजेपी तो इस अरेंजमेंट के साथ फाइन होगी ना, कि ठीक है यहाँ पे हम अजीत को डिप्टी सीएम बनाए रखे हैं, वहां सुप्रिया को मिनिस्ट्री दे रखे हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सुप्रिया सुले का बेंट जो है वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा कांग्रेस की तरफ है। अजीत पवार पॉलिटिकली फ्लेक्सिबल है, लेकिन सिर्फ अजीत पवार की हमेशा से ही राजनीति में एक चीज जो देखी गई है, जो हमेशा उनके खिलाफ काम करती रही है, और शायद अगर वो आगे नहीं बदल पाए तो वही उनके खिलाफ काम करेगी, वो है उनका पॉलिटिकली इंपल्सिव नेचर। झटके में फैसला लेते हैं और उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। ऐसी राजनीति जनरली नहीं चलती है। मैंने जिक्र किताब में भी किया है कि उन्होंने इससे पहले 3-4 बार इसी तरह से अचानक से झटके में इस्तीफा दे दिया, झटके में पार्टी छोड़कर चले गए, फोन बंद करके 2 दिन तक इनकम्युनिकेबल हो गए। ये जो उनका रहा, इस बार भी अचानक शपथ ले ली, बीजेपी के साथ चले गए, पार्टी के साथ वापस भी आ गए कुछ घंटों के अंदर। तो ये पॉलिटिकल इंपल्सिव उनका जो नेचर है, शायद वो उनके पॉलिटिक्स के खिलाफ आगे काम कर सकता है। आज शरद पवार है, इसीलिए शायद पार्टी के नेता खुले तौर पर कुछ बात नहीं कर पाते होंगे, लेकिन कल अगर जाकर बात आती है तो सुप्रिया अजित पवार एनसीपी में वो 2 धड़े होंगे, हो सकते हैं। आप एक धनंजय वगैरह का जो इनका खेमा है वो एक, लेकिन जो पुराने लोग हैं। तीसरा सवाल मेरा है ठाकरे फैमिली को लेकर। राज ठाकरे को कहा गया कि साहब 2014 में मौका दिया जाए, फिर नील रहा, फिर 2014 के आखिरी विधानसभा चुनाव वो भी नील, 2019 के लोकसभा चुनाव नील, 2019 के विधानसभा चुनाव नील। इज ही अ स्पेंट फोर्स नाउ, राज ठाकरे? यू कैन नॉट राइट पॉलिटिक्स में, यू कैन नेवर राइट एनीबॉडी ऑफ। कोई भी हमेशा की तरह खत्म नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ स्कोप होता है वापस आने का। राज ठाकरे की एक चीज मैं हमेशा उनकी राजनीति बहुत करीब से देखी है, मैंने पर्सनली देखी है। एक अच्छे नेता है, अच्छे ओरेटर है, काफी अच्छी समझ है राजनीति की उनकी, लेकिन कुछ गलत, एक बार कोई बड़ी गलती हो जाती है तो उसे सुधारने में वक्त चला जाता है, और अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स बैक अगेन वाला चक्कर है। तो 2009 के चुनाव के बाद में शायद राज ठाकरे कंप्लेसेंट हो गए थे, पार्टी को उस तरह से बांध नहीं पाए, चले गए। लेकिन एक डोरमेंट डायनेमाइट है, आगे चलकर कुछ मौका मिलता है, कोई इश्यू उनके हाथ लग जाता है तो अचानक से कब फटेगा, और जब फटेगा तो बड़ा धमाका करेंगे वो। लेकिन है उनके पास वो पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल वाले नेता है। I have always seen this caution in all the Mumbai-based journalists whenever they talk about Raj Thakre। मतलब ये बात सबके लिए भी कही जाती है कि आपको नहीं पता होता है। मतलब सीताराम केसरी के बारे में किसने सोचा था कि वो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट, नरसिम्हा राव के लिए किसने सोचा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, दैट इज ट्रू। लेकिन जो बाल ठाकरे की लेगेसी है, और जो बाल ठाकरे की लेगेसी से मेरा मतलब जो एक मी मुंबईकर या महाराष्ट्र वाली लेगेसी और हिंदुत्व वाली लेगेसी, शिवाजी महाराज वाली लेगेसी, वो सबको एक कंबाइन करके उसमें तो फाइनल स्टैंप उद्धव का लग गया है। और उद्धव जिस तरीके से आदित्य को नर्चर कर रहे हैं, मंत्री पद लिया उन्होंने, वो चीज भी नहीं, वो लोड भी नहीं लिया कि नहीं मैं मुख्यमंत्री हूं तो बेटा मंत्री क्यों बने। तो वो तो लगातार उसको फोरफ्रंट में रख ही रहे ना। तो उसके बाद राज ठाकरे के लिए गुंजाइश कितनी बचती है? देखिए, मुद्दों के तौर पर राजनीति होती है, सत्ता की राजनीति के खिलाफ। देखिए, सिस्टम हमेशा एंटी, जो जैसे पत्रकार हमेशा विरोधी पक्ष की भाषा बोलता है, ऐसे कहा जाता है, वैसे जनता भी एंटी सिस्टम लोगों को ज्यादा पसंद करती है। और राज ठाकरे इनबॉर्न एंटी सिस्टम है उनकी, चाहे वो बात करने का तरीका हो, लोगों के सामने पेश आने का तरीका हो, या फिर मुद्दे जिस तरह से एंटी सिस्टम उन्होंने उठाए। कुछ लोगों को शायद पसंद ना आते हो, लेकिन उनके कुछ मुद्दे शायद ही लोगों को पसंद आ गए। अब जो बात चल रही है महाराष्ट्र में, कोरोना के बाद में जो महाराष्ट्र होगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में बड़े तौर पर प्रवासी मजदूरों ने राज्य छोड़ा है, अब उनकी वापसी जब शुरू होगी, तब मेरा ये अंदेशा है, ये शायद दिस इज माय हिंट, कि उसके बाद में राज ठाकरे एक बार फिर से नए सिरे से एक राजनीतिक मुद्दा लेकर सामने आएंगे। और पता नहीं वो उनके कितने फेवर में, समर्थन में काम करेगा, लेकिन एक बार फिर से उस मुद्दे को शायद उनकी आंखें गड़ी है कि एक नए महाराष्ट्र की जब। आर यू टेलिंग मी कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट की खदबदाहट शुरू हो गई है, जिसमें सारी ये पुणे चिंचवाड़ वाला एरिया, मुंबई वाला एरिया, औरंगाबाद वाला एरिया, इंडस्ट्रियल से कहा जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग महाराष्ट्र के जो मजदूर लोग हैं उनको एम्प्लॉय करें, इसको लेके पूरा सन ऑफ द सॉइल्स,
सन ऑफ द सॉइल्स का मुद्दा भी होगा। और अब जिस तरह से एक बात एक विस्पर्स में चल रही है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि जो मुद्दा बाला साहब ठाकरे ने 70 के दशक में उठाया था, मुंबई में परमिट सिस्टम का मुद्दा, शायद उस मुद्दे को भी नए सिरे से कोई पार्टी उठा सकती है। अब शिवसेना चूंकि सत्ता में तो मुद्दा नहीं उठा सकती, और साथ में उनके कांग्रेस एनसीपी है, तो बचता एक ही है, और भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रेजेंस है, सो दे कैन नॉट पिक दैट इशू, सो यू नीड समबडी टू पिक दैट इशू। और बचती इसमें एक ही पार्टी है जिसका ये पहले से एजेंडा रहा है, एंटी माइग्रेंट एजेंडा, तो वो है राज ठाकरे। जिस तरह से हमने देखा है कि दुनिया भर में एंटी माइग्रेंट पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है, चाहे वो अमेरिका में हो, स्पेन में हो, जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, एफपैक के हिसाब से, तो उस तरह से एक उसे पॉलिटिकली लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, लेकिन पोस्ट कोरोना पॉलिटिक्स, उद्धव ठाकरे द सो कॉल्ड रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, सो कॉल्ड, आई डोंट बिलीव इन दैट, है ना। मुझे वो उसका पॉलिटिकल स्टाइल ही लगता है, स्माइलिंग असैसिन होते हैं ना जैसे, उस टाइप का। जी। नेवर एक्सप्रेस योर एम्बिशंस इफ यू आर रियली एम्बिशियस। पर उद्धव ठाकरे के लिए एक बात जो कही गई कि एक मतलब इट्स अ टू एज सॉर्ड वाला मामला है, कि एक जो तिलिस्म था कि मैं रिमोट कंट्रोल से चलाता हूं, आपको मातोश्री आना है ना, एक जो रेफरेंस सब चीजें, नाउ यू आर इन दैट मड। बिल्कुल। कांग्रेस वालों की भी सुननी पड़ेगी, आपको एनसीपी वालों की भी सुननी पड़ेगी। सो हाउ इज उद्धव ठाकरे डूइंग सो फार? नहीं, पिछले कुछ दिनों में लगातार 2 बार ये बात सामने आई थी, हालांकि इसको आधिकारिक तौर पर नहीं आई सामने, लेकिन उद्धव ठाकरे काफी गुस्साए हुए थे जिस तरह से कांग्रेस ने एक बार प्रेशर बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग दैट गवर्नमेंट। और एक दूसरे नेता है पश्चिम महाराष्ट्र से आने वाले यशवंतराव गडाख, जिनके बेटे अभी इंडिपेंडेंट एमएलए और मंत्री भी बने हुए महाराष्ट्र की सरकार में शिवसेना के कोटे से। तो उनके पिताजी ने भी एक बात कही थी, वो लेखक है, साहित्यिक है, उन्होंने बात कही थी कि उद्धव ठाकरे कलाकार आदमी है, उसे इस तरह पर से प्रेशर मत लाओ, वो एक दिन देखकर सब देखेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। तो कलाकार ये सब चीजें सहन नहीं कर पाते। तो पता नहीं अभी उद्धव ठाकरे वाकई में कलाकार के तौर पर काम करेंगे या मंझे हुए राजनेता का तौर पर, लेकिन जिस तरह से मैंने उनको देखा, अगर पर्सनल तौर पर मैं कहूंगा कि उद्धव ठाकरे एक काफी मंझे हुए नेता है। मतलब एक जिस तरह से आचार कहते हैं ना कि एक तरह से तैयार हो जाता है, एक काफी तैयारी के राजनेता है, पहलवान आदमी है, हाथ में नहीं लगते किसी के, हंसते हुए एकदम जेंटलमैन की तरह राजनीतिक काम अपना निकाल भी लेते हैं, और अपने राजनीतिक विरोधियों को किस तरह से सबक सिखाना है, किस तरह से राजनीतिक हिसाब चुकते करने हैं, इस सब चीजों में उद्धव ठाकरे काफी माहिर है। उन्होंने जिस तरह से उनके तबीयत के उनके ड्रॉबैक्स होने के बावजूद जिस तरह से वो काम कर रहे हैं आज की तारीख में, जिस तरह से चीजें सीख रहे हैं, हमने देखा है उन्हें विधान भवन में काम करते हुए। फाइल्स समझना बहुत मुश्किल काम होता है एक्चुअली। आप बतौर मुख्यमंत्री जब काम करते हैं और महाराष्ट्र जैसे राज्य का, तो फाइल्स की एक एक चीज समझना, फाइन नुआंसेस समझना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक स्टूडेंट की तरह उद्धव ठाकरे सीख रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पर वो कब्जा कर लेते तो पार्टी तो बाकी पॉलिटिक्स उन्होंने संभाल ही ली है, एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर संभाल सकते हो तो आने वाला वक्त उन्हीं का है। और तीनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को एक किस्म की ऑक्सीजन मिल गई है, क्योंकि बिल्कुल कांग्रेस एनसीपी सेंट्रल के लेवल पे उनकी चीजें खत्म हो रही थी, कॉफर्स खाली हो रहे थे, और शिवसेना को भी लग रहा था कि अब क्या सेकंड फिडल ही बन के रहना पड़ेगा। माय लास्ट क्वेश्चन विच इज इन द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एज वेल, और ये बड़ी अच्छी चीज है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की, कि यहाँ पे जो नेताओं के पार्टनर हैं, उनकी जो पत्नी हैं, वो सार्वजनिक रूप से खूब दिखाई देती हैं, और उनका सम्मान भी बहुत है। शरद पवार की पत्नी प्रतिभा ताई हो, प्रतिभा ही नाम है जी, आपने जी, बड़े रोचक प्रसंग का, मार्मिक प्रसंग का जिक्र किया है, जब वो अजित और उनकी मीटिंग होती है और कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं होती है उस बगावत के बाद, या फिर अमृता और देवेंद्र फडणवीस जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं, या रश्मि जो उद्धव की पत्नी है, जिनको वहनी कहते हैं शिव सैनिक। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है जी। और ये काफी पुराना है, महाराष्ट्र में हमेशा देखी जाती रही है पत्नी उनके साथ में, और राजनीतिक भूमिका में कम दिखाई दी है सभी पत्नियां। चाहे फिर विलासराव देशमुख की पत्नी थी, वो हमेशा देखी जाती थी उनके साथ में, सर पर उनके हमेशा पल्लू रहता था, वैशाली बहनी उन्हें कहते थे, और वो हो, चाहे फिर रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे की पत्नी हो, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का आपने जिक्र किया, तो साथ में राजनीतिक रोल में कम दिखाई देती है ये लोग। इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ था, वही वसंतदादा पाटिल के साथ में जब हुआ था, जो जिनकी पत्नी शालीनता पाटिल ने कई बार शरद पवार पर आरोप लगाया, वो हमेशा उनकी राजनीतिक विरोधी रही है शरद पवार की, और जिनके मन में ये हमेशा वो
खलल रही है कि शरद पवार ने उनके पति के खिलाफ बगावत की थी और उनकी सरकार गिराई थी। तो इंटरेस्टिंग एंगल हमेशा से रहा है का महाराष्ट्र में बेटर हाफ वाला। चलिए, ये इतनी लंबी बातचीत हुई, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। कमलेश सुतार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 36 डेज पॉलिटिकल ऑफ एम्बिशन, डिसेप्शन, ट्रस्ट एंड बिट्रेयल, जिसे रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। कमाल की किताब है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक एज योर किताब वाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सौरभ, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू।